हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है वीडियो नंबर 4। इससे पहले जो पार्ट 1, 2, 3 थे, उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन, जैसा कि आपके बुक में दे रखा है। और अब ये जो 4th वीडियो है, ये स्पेशली मैंने प्रिपेयर किया है फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आपको पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो सॉल्यूशन, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर इस वीडियो में आई हूँ। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और वो फिलअप्स में कौन से वर्ड्स आपको फिल करने हैं वो भी ऊपर आपको दे रखे हैं। उन्हीं में से चूज़ करके आपको एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो लिखना होगा। तो देखते हैं सबसे पहला फिलअप क्या है। सबसे पहला फिलअप आपके लिए ये है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन and cultivated on a large scale at a place is called। जब एक ही तरह के पौधे ग्रो किए जाते हैं बहुत बड़े लेवल पर, एक ही जगह पर, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था, उसे कहते हैं क्रॉप। यानी इस फिलअप का करेक्ट आंसर होगा क्रॉप। ठीक है, ये जो रेड टेक्स्ट मैंने लिखा है ये इस फिलअप का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। ये आपसे पूछ रहा है कि क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, वो कौन सा होता है? तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट फिलअप क्या है? डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि जो सीड्स की क्वालिटी जो हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो फार्मर कैसे चेक करता है कि कौन सी सीड जो है वो सही है और कौन सी जो है वो खोखली है या बेकार सीड है? वो कैसे पता करता है? जब आप उन सीड्स को पानी में डालेंगे तो जो सीड्स ऊपर तैरेंगी, यानी वो अंदर से खोखली है। क्योंकि हमें वाटर का एक रूल पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट वेट होगा यानी अंदर से खाली होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, है ना। तो यानी अगर कोई सीड्स डैमेज्ड है, ख़राब सीड्स हैं, तो वो पानी के ऊपर क्या करने लग जाएंगी? फ्लोट करने लग जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोट। ठीक है। नेक्स्ट फिलअप है for growing a crop sufficient sunlight and dash फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक तो हमको चाहिए बहुत अच्छी मात्रा में सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? सॉइल से हमें क्या क्या चाहिए? सॉइल से हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें वाटर चाहिए और एक हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दो फिलअप पूछे हैं इसमें, तो एक में आप वाटर लिख दीजिए और एक आप न्यूट्रिएंट्स लिख दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यानी जो यहाँ पर कॉलम ए में आपको जो दे रखे हैं,
ठीक है। कॉलम ए के आइटम्स को आपको मैच करना है कॉलम बी से। अब इसके सामने जो आंसर दिया है वो इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग हम करना जानते हैं। जैसे कि आपसे सबसे पहले पूछा गया है, आई एम सो सॉरी, सबसे पहले आपसे पूछा गया है अबाउट खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं, तो हम जानते हैं खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने इसका आंसर जो है उसके बिल्कुल सामने जो है करेक्ट ऑप्शन इसका लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है, पैडी एंड मेज़, जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन ई में दे रखी है, ठीक है। राबी क्रॉप्स पूछ रहा है, तो राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, वीट, ग्राम और पी होती है, जो यहाँ ऑप्शन डी में दे, यानी सेकंड का ऑप्शन करेक्ट जो सामने आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डी वाला आना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से हैं, यूरिया और सुपर फॉस्फेट, ये हमें पता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी, यानी थर्ड के सामने क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। और फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी ऑर्गेनिक मतलब मैंने बताया था नेचुरल चीज़ें क्या होती है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन सेकंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको दो एग्जाम्पल देने हैं, किसके, खरीफ क्रॉप के भी और रबी क्रॉप के भी। तो यहाँ पर मैंने खरीफ क्रॉप के 2 पूछे हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं ताकि आप इनमें से कोई भी 2 आसानी से जो भी आपको याद आए उस समय आप लिख सकें। जब हम 4 याद करेंगे तब हमें वहाँ पर 2 याद आएंगे, है ना। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, है ना, ये सारी क्या है, खरीफ, ठीक है। और राबी क्रॉप कौन कौन सी होती है, जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। खरीफ कौन सी होती है, जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है ना। तो विंटर सीजन में क्या क्या ग्रो करते हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, है ना, ये सारी क्रॉप्स हैं जो कि राबी क्रॉप्स हैं। तो ये आपको यहाँ पर सॉल्यूशन आंसर 3 भी मिल गया है। अब चलते हैं हम 4th की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो डिटेल क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। पहले हमसे छोटे छोटे पूछ लिए, अब डिटेल पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4th में हमसे क्या पूछ रहे हैं, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ABCD करके 4 टर्म्स दे रखी है और उस पर पूरा एक पैराग्राफ लिखने को बोला है। पैराग्राफ मतलब होता है कि एटलीस्ट आपको 8 to 10 लाइन्स उसके बारे में लिखनी है, उसे आप पैराग्राफ बोलेंगे, है ना। तो पहला हम लिखते हैं पैराग्राफ ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पैराग्राफ हमने क्या लिखा है, ये रहा हमारा आंसर 4, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बारे में हमने क्या लिखा है कि इन एग्रीकल्चर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को लेकर आप क्या पॉइंट्स बनाओगे, देखो आंसर हमेशा पॉइंट में याद करना चाहिए। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। क्या हो गया पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में जो सॉइल प्रिपरेशन है ये सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। अब आप बताओगे, आपने बोला इम्पॉर्टेंट होता है, तो अब आप बताओ कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो सेकंड जो पॉइंट बनाओगे उसमें ये समझाओगे कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड ब्रीथ इजीली। इसलिए ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि ये रूट्स को सॉइल में अंदर अच्छी पकड़ मजबूत करने के लिए, डीप तक जाने के लिए रास्ता देता है। और साथ के साथ क्योंकि सॉइल को हमने ऊपर नीचे किया है तो उसमें कुछ पोर्स बन जाएंगे तो एयर आसानी से रूट्स तक पहुंच सकेगी। उसके अलावा जब सॉइल को लूज़ किया जाता है तो
वो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि उससे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो हैं, जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, वो भी ग्रो करने लगते हैं। तो ये इसीलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरी इम्पॉर्टेंस हमने बताई है कि यहाँ पे टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। हमने ये चैप्टर में डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि मैंने इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप प्लीज़ मेरे जो वीडियो के पार्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उनको आराम से देख सकते हैं। तो आई होप आपको आधे क्वेश्चन आंसर तो वो डिटेल जब आप सुनेंगे तब भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो नीचे दबी हुई सॉइल है, जो कि जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ऊपर आ जाएगी। जब हम सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे तो वो ऊपर वाली सॉइल नीचे चली जाएगी और नीचे जो इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लोइंग और टिलिंग। और ये प्रोसेस कौन से टूल की हेल्प से किया जा सकता है? प्लो की हेल्प से किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमको पैराग्राफ लिखना है वो लिखना है सोइंग के ऊपर, ठीक है। सोइंग मतलब, तो यहाँ पर हमने पहले समझा दिया क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन थी कि सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन दी सॉइल। मिट्टी में जब बीजों को डाला जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग, ठीक है। सोइंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर बीज ही नहीं जाएगा तो बाकी के स्टेप्स आप कैसे फॉलो करेंगे? बीज से ही तो पौधा जो है वो जन्म लेगा, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। लेकिन सोइंग से पहले हमें ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि हमने गुड क्वालिटी सीड्स जो है वो सेलेक्ट किए हैं या नहीं, क्योंकि गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो क्लीन भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, जिससे कि हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। अब सीड्स को, बीज को बोने का है ना, बीज को बोने का जो तरीका है वो फार्मर्स या तो हाथों से ही ऐसे स्प्रिंकल फैला देते हैं खेत में अपने, या फिर वो एक फनल शेप टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। और आजकल एक ड्रिल मशीन आती है जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल। वो ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है और ट्रैक्टर की हेल्प से वो आराम से बराबर रेगुलर इंटरवल पर बीज को बोया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमको पैराग्राफ लिखना है फ्रेंड्स, वो लिखना है वीडिंग पर, ठीक है। वीडिंग क्या है? तो पहले तो हम ये समझाएंगे कि वीड का मतलब क्या है। तो हम कहेंगे कि ये वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ नेचुरली उग जाते हैं। हम नहीं उगाते, वो अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। देखिए, जब भी आपको पैराग्राफ पूछा जाए तो सबसे पहले तो अगर आप 2 लाइन में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें तो वो ज़रूर, यानी उससे रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि वीडिंग करना क्यों ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको हम नहीं चाहते वो भी हमारे मेन क्रॉप के पास उग गया है, तो वो मेरी मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, वो मेन क्रॉप का जो वाटर है, जो सॉइल में वाटर है, वो सारा जो वीड्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो मेरे मेन प्लांट को कुछ भी खाने को, पीने को नहीं मिलेगा, जिससे मेरी मेन जो क्रॉप है वो बर्बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो वीड्स को हटाता है फार्मर टाइम टू टाइम। और कैसे हटाता है? या तो मैनुअली उनको खींच के रूट्स के साथ ही, जड़ से ही हटा देता है, ठीक है, या फिर कोई वो टूल का भी इस्तेमाल करते हैं, खुरपी, ठीक है। और आजकल कुछ केमिकल्स आ गए हैं जिनको वीडीसाइड्स कहते हैं। कुछ केमिकल्स आ गए हैं जैसे 2,4-D, ठीक है, ये आ गए हैं। इनको अगर आप खेतों में छिड़क देंगे तो वो वीड्स को अपने आप ही किल कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमसे पैराग्राफ पूछा है, इट इज़ ऑन
थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? तो जैसा कि मैंने कहा, पहले तो आप उसकी डेफिनेशन समझाइए। तो ये रही फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ। आपने जो फसल काटी है, अब उसमें से एक एक बीज को अलग करना है। उस अलग करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। पुराने ज़माने में थ्रेशिंग जो है वो विनोइंग मशीन होती थी, जिसमें एक तरफ से उसको डाला जाता था और दूसरी तरफ से अनाज बाहर आ जाता था। आजकल एक मशीन आई है जिसका नाम है कंबाइन। कंबाइन क्या करता है? वो दो काम, कंबाइन से ही हमको समझ में आ रहा है, दो काम करता है। वो हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया डी पॉइंट का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यानी ये आपसे डिफरेंस पूछ रहा है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। क्या है आंसर? डिफरेंस क्या है ये डिटेल में तो हम जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तब हमने काफ़ी बात कर ली थी इसके बारे में। अभी मैं सिर्फ रीड आउट कर देती हूँ आंसर। फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि किससे बनता है? डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यूज़। फर्टिलाइज़र्स जो है वो फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, जबकि मैन्योर जो है वो फील्ड में भी तैयार हो सकते हैं। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, वेयर एज मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, ठीक है, whereas manure are relatively rich in plant nutrients. NPK कहते हैं इसको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ओके, NPK. सो देर आर 4 डिफरेंस. मैंने आपको 4 डिफरेंस बता दिए हैं. यही डिफरेंस की टेबल आपके बुक में भी आपको आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं. लेकिन जो आंसर्स आपके पास नहीं है या आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में आप आसानी से देख करके उनको कॉपी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ इरिगेशन. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे 2 सवाल पूछ रहा है. एक तो पूछ रहा है व्हाट इज़ इरिगेशन. ओके, फिर वो पूछ रहा है डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं ये दोनों क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हम अपने आंसर में फर्स्ट का आंसर दे देंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ इरिगेशन. तो सिंपली हमको इरिगेशन की डेफिनेशन लिखनी है. तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप लिखेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन. टाइम टू टाइम जब हम क्रॉप्स में पानी की सप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं. अब सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा है कि इरिगेशन के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, हमने डिस्कस भी कर लिए सारे, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे कोई 2 मेथड बताइए जिससे पानी की बचत भी हो सके, विच कंजर्व वाटर. मतलब 2 काम हो जाए, पानी की बचत भी हो जाए, पानी वेस्ट भी ना हो, और हमारे क्रॉप्स तक भी पानी की पूरी सप्लाई अच्छे से हो जाए. तो ऐसे कौन से 2 मेथड्स हैं? एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिससे पानी वेस्ट भी नहीं होता है और हमारे इतने बड़े फील्ड में, इतने लार्ज फील्ड में प्रॉपरली पानी एक एक क्रॉप तक पहुंच भी जाता है. और दूसरा सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है ड्रिपिंग सिस्टम. ठीक है, तो पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में लिखेंगे पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद हम ड्रिप सिस्टम को भी समझाएंगे. तो पहले स्प्रिंकलर सिस्टम को समझते हैं. क्या लिखेंगे उसमें आंसर में? आप ये लिखेंगे कि ये जो सिस्टम है ये बहुत यूज़फुल सिस्टम होता है, स्पेशली कौन सी लैंड्स के लिए? ऐसी लैंड्स जो अनइवन है, ऊपर नीचे है,
जो लैंड सैंडी है, ठीक है, और जहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ऐसी जगह पर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो बहुत यूज़फुल सिस्टम है। अब आप आगे ये समझाएंगे कि आप ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें करते क्या है, उसका सिस्टम क्या है। तो आप ये बोलेंगे कि इसमें हम परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, है ना, परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो हम पूरे हमारे जो फील्ड है, हमारा खेत है, उसमें लगा देते हैं और उनके ऊपर, पाइप्स के ऊपर रोटेटिंग नोज़ल्स, ऐसी नोज़ल्स जो घूमती है वो फिट कर देते हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे, हर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के इवनली हम उसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प, ठीक है, जब हम पानी मेन जो हमारा पाइप में पानी की सप्लाई शुरू करते हैं अपने पंप से, तो वो जो है फिर वो उन नोज़ल से बाहर आ जाता है, और क्योंकि वो नोज़ल घूम रहा है तो वो पूरा 360 डिग्री में जितना भी उसके एरिया में क्रॉप होगा, जितने भी प्लांट्स उगे हुए होंगे, उन सब में वो घूम घूम कर पानी की सप्लाई कर देगा। और ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है वो जब अपन देखते हैं ये फाउंटेन जैसा लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है कि वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है, जड़ों तक इसमें पानी पहुंचता है। ये बेस्ट टेक्निक है, ठीक है, अगर स्पेशली कौन से प्लांट्स के लिए, फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज़, ठीक है, ऐसे जो प्लांट्स हैं जो पेड़ के हैं, जैसे आम के पेड़ का बागीचा है, आपके एप्पल का पेड़ है ना, ये सब ट्री फॉर्म में होते हैं, है ना। और अगर फ्रूट प्लांट्स हैं या गार्डन्स हैं, वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन पाइप होता है जिसमें बाकी के लेटरल पाइप्स, मतलब उसके छोटे पाइप्स जो हैं, एक मेन पाइप जा रहा है, ठीक है, ये मेन पाइप जा रहा है और बाकी के पाइप्स, छोटे पाइप्स, इनको लेटरल पाइप्स कहते हैं। तो लेटरल पाइप्स जो हैं वो फिट कर दिए जाते हैं मेन पाइप से, ठीक है। अब ये जो लेटरल पाइप्स हैं इनके यहाँ पर स्पेशल तरह के नोज़ल्स जो हैं उनको फिट कर दिया जाता है, और ये नोज़ल्स कुछ ऐसे फिट किए जाते हैं ज़मीन के अंदर ताकि इनसे जब भी पानी बूंद बूंद करके गिरे तो वो सीधा रूट्स तक पहुँच सके। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम, जैसे हमारे मेडिकल में जब कभी हमारे ग्लूकोज की ड्रिप आपने देखी होगी तो कैसे एक एक बूंद करके गिरती है, इसलिए इसका नाम ड्रिप सिस्टम रख दिया है। ये वरदान है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत ही पुअर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अप्लाइड है। अप्लाइड मतलब जिसमें आपसे ऐसा पूछा जाता है। ये तो अभी तक जो हम आंसर लिख रहे थे वो तो बुक लिख के थे, जो था सिस्टम वो बता रहे थे। अब वो थोड़ा अप्लाइड मतलब वो आपका दिमाग लगाने को कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीज़न, देखिए वीट को अगर खरीफ सीज़न में ग्रो किया जाएगा तो क्या होगा, बताइए, डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये याद कर लें कि वीट जो है, हम आंसर में क्या लिखेंगे उसको सबसे पहले भाई साहब जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनको ये बताएंगे कि सर ऐसा है कि वीट जो है वो सबसे पहले तो एक राबी क्रॉप है, ठीक है, जो कि विंटर सीज़न में ग्रो किया जाता है। अब आप कह रहे हो कि इसको अगर आप रेनी सीज़न में ग्रो कर दोगे तो क्या होगा। तो देखो वीट जो है, आप सबसे पहले ये बताएंगे अपने आंसर में कि वीट जो है वो एक राबी क्रॉप है, इसलिए
और वो तब भी अच्छे से ग्रो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, hence it requires cold climatic condition to grow properly। बिल्कुल सही बात है। अब आप बताइए कि इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न, जब बारिश हो रही है, आपने मौसम उल्टा कर दिया है, उसको चाहिए कोल्ड वेदर, ठीक है, आपने कर दिया उसको बारिश में ग्रो, तो वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है, और पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इतनी एक्सेस रेन होती है खरीफ सीज़न में। और अगर आप ये गलती करेंगे अपने इतने बड़े फील्ड में, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field। ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अपने खेत में बार बार क्रॉप्स उगाते जाते हैं, एक के बाद एक उगाते जाते हैं, तो उससे सॉइल जो है वो कैसे अफेक्ट होती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप इसका आंसर कहेंगे कि देखिए, सॉइल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, है ना। सॉइल जो है वो क्या सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। अब न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के लिए, प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी है। अब जब मैं क्रॉप ग्रो करती जाऊंगी सेम फील्ड में, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और वो सॉइल क्या बन जाएगी, बहुत ही लो क्वालिटी की सॉइल बन जाएगी। इससे सॉइल जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। और फिर उस सॉइल को वापस से रिप्लेनिश या उस सॉइल को वापस से फर्टाइल बनाने के लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, मैन्योर या फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड करने पड़ेंगे, तभी उस सॉइल की ताकत, क्वालिटी वापस से अच्छी हो सकेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है व्हाट आर वीड्स। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। एक तो आपको बताना है व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। अब हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वीड्स को हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, पर यहाँ पे पूछा है तो हम सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वीड्स जो हैं, द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली along with the main crop are called weeds। ठीक है। अब वो पूछ रहा है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। समय समय पर हम उनको काटते रहेंगे और जड़ से उनको हटाते रहेंगे, तो हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम जो टूल यूज़ कर सकते हैं वो है खुरपी या हैरो, ठीक है। उसके अलावा हम ये बोलेंगे कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। केमिकल से भी वीड्स को हम हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए कौन कौन से केमिकल्स हैं, 2,4-D। इनको जब हम स्प्रे कर देंगे फील्ड में, तो वीड्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे आपको नीचे कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं। ये कह रहा है उनका ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, आप उनको प्रॉपर ऑर्डर में उनको अरेंज कीजिए और एक फ़्लो चार्ट बनाइए शुगर केन प्रोडक्शन क्रॉप का। जैसे यहाँ पे तो ये कह रहा है सबसे पहले सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ये तो सीधा फैक्ट्री में ही भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन करेगा कि तो किसको इरिगेट करेगा, यानी ये पूरा ऊपर नीचे हुआ है, ये ढंग से अरेंज नहीं है। तो हम अपने आंसर में इसको ढंग से अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, हमें पता है कि सबसे पहले इन सारे स्टेप्स में से देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम,
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन में 5th नंबर पे है वो आएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हम प्लोइंग द फील्ड, ठीक है, प्लो करेंगे, उसके बाद बीज डालेंगे, सोइंग हो जाएगा। बीज डालने के बाद हम खाद डालेंगे, मैन्योरिंग हो जाएगा। देन हम उसमें पानी, इरिगेशन, फिर जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग, और उसके बाद हम उसको फैक्ट्री में भेजेंगे। इतना सिंपल सा प्रोसेस था। शायद ये क्वेश्चन जिसने लिखा है उसने चैप्टर नहीं पढ़ा है, या शायद आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं। तो आपके NCERT के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए अपने एग्ज़ाम्स में। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर मैं लेकर आऊँगी जल्द ही, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।